कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम सेवर एसएससी। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जीएस के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस। जब भी आप वर्ड सुनते हो एनालिसिस, तो आपको दो चीजें समझ आती हैं, या तो कोई क्वेश्चंस के आंसर्स बताएगा या उन आंसर्स के पीछे का कॉन्सेप्ट बताएगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं, तो तब आप एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में कई सवाल ऐसे आते हैं जो हमने पहले कभी देखे नहीं होते, जिनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें नहीं होती। तब हम क्या करेंगे? क्या हमें छोड़ देना चाहिए? क्या हमें गलत टिक करना चाहिए? क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए? ये सभी चीजों का जवाब आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम जानेंगे 25 क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, जीएस में सवालों को कैसे देखा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझी जाती है और ऑप्शंस के बिहाफ पे कैसे सही किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दे रखा है आपको, हुमायूं टॉम्ब वॉज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम्ब एंड डायरेक्टली इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ ताजमहल। हुमायूं का मकबरा पहला मुगल गार्डन टॉम्ब था, ठीक। और दूसरा दे रखा है इसमें आगे, उसने सीधा ताजमहल को क्या किया? इंस्पायर किया। आप एक बात बताइए, अगर आपको इसका सही सीक्वेंस याद है मुगल रूलर्स का, तो आप इजीली इसे कर लेंगे। मुगल चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको मुगल रूलर्स का सीक्वेंस याद हो, सारे नहीं लेकिन स्टार्टिंग के 6। आप एक लाइन याद करेंगे तो आपको इसी में याद हो जाएगा। बहू एक बार गिरी जहाँ शाही रंग था, बहू एक बार गिरी जहाँ शाही रंग था। बहू, ब से बाबर, हु से हुमायूं, एक बार से अकबर, ठीक है। गिरी जहाँ यानी कि जहांगीर, शाही से शाहजहां, रंग से औरंगजेब। हो गया ना सीक्वेंस। अब आप एक बात बताइए, इस लाइन में हुमायूं पहले आया या शाहजहां पहले आया? हुमायूं पहले आया। बहू में हुमायूं आ गया तो हुमायूं पहले आया। अगर हुमायूं पहले आया है तो वो फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ताजमहल बाद में आया है। कोई भी अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो पुरानी बिल्डिंग नई वाली को क्या करती है? इंस्पायर करती है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं सही लग सकती है। दूसरी बात क्या कह रहा है रीजन में, इट इंट्रोड्यूस द चारबाग गार्डन लेआउट एंड डबल डोम मॉसिलियन स्टाइल दैट बिकेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर मुगल आर्किटेक्चर। इसने क्या किया? चारबाग गार्डन लेआउट को इंस्पायर किया, इंट्रोड्यूस किया और डबल डोम मॉसिलियन स्टाइल को इंस्पायर किया। आप एक बात बताइए, अगर आपने ताजमहल है, हुमायूं टॉम्ब देखा है या फिर फोटोज़ में ही ताजमहल देखा है, तो आपको पता चलेगा उसमें एक डोम स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है और उसमें 4 गार्डन्स हैं, ठीक है। तो उसी को चारबाग गार्डन लेआउट बोलते हैं और डबल डोम बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, विच एंशियंट रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी कि किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता था? आप एक बात बताइए, अगर आपको डिटेल में नहीं पता लेकिन बेसिक तो पता होगा। शॉर्ट में 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं इसके, जिससे आप इसे टिक कर सकते हो। पहला देखो, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने ट्रेन किया था, किसने शिक्षा प्रदान की थी? चाणक्य जी ने। चाणक्य जी की थीम क्या थी? सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट, राइट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे तरीके से देखो, हर्षवर्धन पोस्ट गुप्ता के रूलर थे, पुलकेशिन सेकंड पोस्ट गुप्ता के रूलर थे। समुद्रगुप्त की बात करेंगे, इनकी मेन थीम थी डिसेंट्रलाइजेशन। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब इसमें आपको ऑप्शन में बताना, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब भी कोई 2 स्टेटमेंट्स एक दूसरे की अपोजिट होंगी तो आंसर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 80% की उन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल दिया जाति इज इवॉल्व फ्रॉम रागा, ठीक है, यानी कि राग, जाति राग से इवॉल्व होती है। फोर्थ ऑप्शन में बोल दिया राग इवॉल्व फ्रॉम जातिज। कौन से सही है अब इनमें से? कंफ्यूज हो गए तो। और ये बात समझ लीजिए कि जब भी म्यूजिक की इवोल्यूशन की बात करेंगे हम, तो हमेशा एंशियंट बेस फॉर्म यूज़ होती है।
अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तब वहाँ पे भी हमने राग की और जाति की बात की थी, ठीक है, ताल की बात की थी। तो आपको पता चला था कि जो जाति होती है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर से राग निकलता है। राग इवॉल्व होता है किससे? जाति से। जब हम नॉर्मल भाषा में भी यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं आपका राग बिगड़ रहा है, आपका राग ठीक नहीं है, यानी कि बेस फॉर्म। हम एक छोटी यूनिट उठा के उनको बोलते हैं, तो वो छोटी यूनिट कैसे निकली? जाति से, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, राग इवॉल्व फ्रॉम जातिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेजेस ऑफ लॉन्ग जंप। स्टेटमेंट 1 है, द एथलीट अटेन्स मैक्सिमम मोमेंटम बाय रनिंग ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ। आप एक बात बताइए, नॉर्मल सिनेरियो से भी जितनी बात आपको पता होगी कि जितना भी हमने रनिंग करते हुए या कूदते हुए लोगों को देखा होगा, एथलीट्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं? एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़ते हैं, जिससे उनका मोमेंटम फास्ट हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम मोमेंटम पे पहुंच जाते हैं वो अपने। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी सपोर्ट कर रही है, तो सही हो गई। दूसरी देखिए, ड्यूरिंग टेक ऑफ के टाइम पर द एथलीट पुशेस ऑफ विद द वीकर फुट। अब एक बात बताइए, अगर उन्हें मैक्सिमम मोमेंटम क्रिएट करना है तो वीकर फुट को आगे कैसे किया जा सकता है? वो तो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पैर को आगे रखेंगे ना, तो ये वाली गलत हो गई स्टेटमेंट। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 सही है, सिर्फ ओनली 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वॉज वॉन एट विच टूर्नामेंट। ये थोड़ा सा पजल करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है आपको। आप एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आता है मोस्ट रिसेंट, तो क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करता है। किस बेस पे? ऑप्शन देखो इसके, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स, ये तीनों बड़े बड़े स्पोर्ट्स दे दिए, ठीक है। इसके साथ दे दिया प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया, यानी कि सिंगल स्पोर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि है प्रेसिडेंट कप्स इंडोनेशिया का, ठीक है। तो ये पजल करने के लिए दिया था, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो सकता था। तो आगे के लिए ध्यान रखेंगे आप, प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया कब हुआ? 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरीली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन विच 2 डिस्टिंक्ट एरियाज। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन 2 अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किया? पहली बात 2 क्षेत्रों की बात कर रही है, ठीक। तो आप एक बात बताइए, इतनी बात हमें पता होगी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला एक्ट था जिसमें वो कंपनी को रूल कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, राइट। पहला यानी कि फर्स्ट एक्ट जिसमें कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा था। तो जब पहले एक्ट की बात करते हैं तो हम सीधा प्रिंसली स्टेट से रिलेशन तो नहीं बनाएंगे, पहले हम स्टेब्लिश होंगे। स्टेब्लिश कहाँ हो रहे थे ब्रिटिशर्स? बंगाल में। तो ये वाली गलत हो गई। फिर जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, ट्रेड रेगुलेशंस, ये सब है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन में देखिएगा, कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन घर में बना के बैठी है अपना, लेकिन इंडिया की टेरिटरी पे कंट्रोल कर रही है। एक्चुअल में तो ब्रिटिशर्स यही कर रहे थे ना, तो इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन के बिना भी हम इजीली कर सकते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों की बात हो रही है, अंग्रेज़ों की बात में हमेशा जब भी आएगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि टेरिटरी पे कब्जा किया था इंडिया की, और रूल कहाँ से कर रहे थे? घर से अपने। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटीज विद इट्स नेबर्स। The Mahakali Treaty signed with Nepal in 1996 includes provisions for integrated development of the Mahakali River and the Pancheshwar project। यानी कि 1996 में नेपाल के साथ सिग्नेचर हुए, यानी कि साइंड हुई ट्रीटी महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान शामिल थे इसमें। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात है कि इसमें बोल रखा है महाकाली ट्रीटी साइन की गई है नेपाल के साथ, किससे रिलेटेड है? रिवर से रिलेटेड है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब अगली बात देखते हैं, गंगा वाटर ट्रीटी साइंड विद बांग्लादेश इन 1996 अलाउज फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर एंड एट फरक्का थ्रू आउट द एंटायर ईयर। आपको मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में बार बार बताया कि हमेशा एक्सट्रीम वर्ड्स को जो 100% पॉसिबिलिटी दे रहे हैं स्टेटमेंट्स में, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। थ्रू आउट द एंटायर ईयर, क्या ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरे साल की बात कर रही है? तो ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। और जब भी ऑप्शंस ऐसे होते हैं ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, दोनों गलत, दोनों सही, तो ये वाले में हमेशा अगर एक स्टेटमेंट गलत हो रही है तो दूसरी हमेशा सही होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये बातें मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम टाइम, जब भी हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम के लिए होती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी एक स्टेटमेंट गलत होती है तो दूसरी सही हो जाती है। अब इसमें जब हमने देखा एक्सट्रीम वर्ड्स को हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट से भी समझ लो एक बार, जब वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हो, वाटर संधि की ज़रूरत आपको कब पड़ती है?
जब ट्रीटी का मतलब होता है एक तरीके से डीलिंग, ठीक है, डील, हाथ मिलाना, कॉपरेट करना, ठीक। ट्रीटी की ज़रूरत तब होती है जब उस चीज़ की नीड हो। वाटर की नीड हमें कब पड़ती है? ड्राई सीजन में, यानी कि गर्मी के सीज़न में, जब हमें पानी की ज़रूरत है। जब पूरे साल की, तो पूरे साल पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है। मानसून भी आता है, विंटर सीजन भी आता है, उसमें तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा होती है। तो पूरे साल कैसे हो सकता है? सिर्फ ड्राई सीजन में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 गलत होते ही स्टेटमेंट 1 आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ठीक है। इस बात को समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स अंडर द SLKIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया डैश केंद्रीय विद्यालय हैव बीन अडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विद KVS। खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS की साथ साझेदारी में डैश केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया। यानी कि कितने अडॉप्ट किए गए, कितने के केंद्रीय विद्यालय। देखो, जब भी इस टाइप के नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको नंबर्स में सिलेक्ट करना होता है, तो हमेशा सबसे लोएस्ट सबसे हाईएस्ट हमेशा एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। 3 और 6 आपने हटा दिया, लोएस्ट और हाईएस्ट। अब बचे आपकी 2 ऑप्शंस, 4 और 5। अब जब स्कूल की पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, केंद्रीय विद्यालय की पर्सपेक्टिव में, कि भाई खेलो इंडिया की तरफ से अडॉप्ट किया गया है, आप एक बात बताओ, 5 किस हिसाब से करेगा? किस लोकेशंस पे 5 करेगा? लोकेशंस तो नहीं बन पाएंगी, लेकिन 4 बन सकते हैं। क्यों? 4 जोन्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगाध्याय। आप एक बात बताओ, इसने क्वेश्चन में एग्जामिनर ने देखो आपको पूरा सवाल बता दिया है यहीं पे। अब समझना क्या है, आपको इसका ढूंढना है कि इसमें छुपाया क्या गया है। द एडवेंचर ऑफ काका बाबू, और ऑथर का नाम है सुनील गंगाध्याय। अगर ये कोई बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी होती तो इसमें बुक में ऑथर का नाम का जिक्र होता, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती जिससे हमें पता चलता है किसी लाइफ हिस्ट्री की बात हो रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। काका बाबू जो वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर ले लिया इन्होंने। एडवेंचर की बात करते ही हमें पता चल गया ये किसी मिस्ट्री की, एडवेंचर की, या किसी हिडन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया है थर्ड में ऑटोबायोग्राफी है कोई। क्या ये ऑटोबायोग्राफी है? अगर ऑटोबायोग्राफी होती तो इसमें ऑथर का नाम होता, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 3 हटाओ पहले, ऑप्शन डी हट गया, ऑप्शन सी हट गया। 1 या 2 में से कोई सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें मिस्ट्री और कल्चरल थीम्स वर्ड दिख रहा है। हम एडवेंचर के जरिए मिस्ट्री अपना कीवर्ड ढूंढ रहे थे, तो हमें मिल गया ये सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिर्फ सवाल में ढूंढना है कि छुपी हुई चीज़ क्या है। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन इन 2025 ऑन एनवायरनमेंट COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ। ये सवाल भी 2 तरीके से हो सकता है। COP30 एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे बात लग रही है हमें, ठीक है। COP30 की बात करें, COP30 की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बात की जा रही है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात होगी और इसमें आ रहा है वर्ड आपका स्पेशल एड्रेस या की नोट स्पीच है ये एक तरीके से, अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो या तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट करेगा, या तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर कोई फॉरेन मिनिस्टर करेगा। ऑप्शन देखो, पीयूष गोयल कौन है ये? इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हो गए, तो ये एलिमिनेट हो गए। हरदीप पुरी की बात करेंगे, ये पेट्रोलियम अफेयर्स के हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गए। एस जयशंकर की बात करें तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं, लेकिन COP30 एनवायरनमेंट वाला एक्सटर्नल अफेयर तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र मोदी। 2 तरीके से आपने देख लिया। स्टेटमेंट वही है, सवाल वही है, नज़रिया अलग अलग है। आपको सीखना है कि नज़रिया क्या होता है, कैसे देखा जाता है सवाल को। सवाल जब आप करने लगेंगे तो आप मेरे से बेहतर शायद लॉजिक ढूंढ लें, लेकिन क्या होता है, जब तक हमें वो चीज़ नहीं आती है तब तक हमें वो सीखनी पड़ेगी, और सीखना ही हम इस वीडियो में सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व्स बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लिपिंग मटेरियल। यानी कि आपसे बोल रहा है ये, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है। देखो इसके ऑप्शंस देखो। सबसे पहले इसमें बात करिए, चलो ऑप्शन से पहले ना कीवर्ड देखो सवाल के। बैकवर्ड रोटेशन और एक दे रखा है स्लिपिंग मटेरियल। बैकवर्ड रोटेशन का मतलब क्या है? मोशन में घूम रहा है, ठीक है, यानी कि टिल्ट होके घूम रहा है, कर्व पाथ पे घूम रहा है ये। बैकवर्ड रोटेशन का मतलब है पीछे की ओर थोड़ा सा। स्लिपिंग का मतलब क्या है? सरफेस के साथ फिसलना आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर बढ़ना। अब यहाँ पे फ्री फॉल या सीधे गिरने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्लिपिंग बात कर रहा है, बैकवर्ड रोटेशन में बात कर रहा है। जब हम फॉल की बात करते हैं तो फॉल में बात करते हैं हम सीधा गिरने की, फॉल में एकदम गिर जाने की। हम यहाँ किसी
क्या कहते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो फॉल वाले हमारे दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। स्लाइड की बात कर रहे हैं, स्लाइड का मतलब होता है किसी फ्लैट सरफेस पे फिसलना, फ्लैट स्लोप पे फिसलना, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, स्लम्प। तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगा इसमें। दोबारा समझो, बैकवर्ड रोटेशन और स्लिपिंग मटेरियल हमने कीवर्ड लिया। बैकवर्ड रोटेशन की बात हो रही है, स्लिपिंग मटेरियल की बात हो रही है, स्लिप हो रहा है बैकवर्ड रोटेशन में। स्लाइड का मतलब तो होता है सीधा फिसलना, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, फ्लैट स्पेस पे सीधा फिसलना, रोटेट होना नहीं, तो ये गलत हो गया। फॉल की बात करना, सीधा गिरना, अरे मैं गिर गया, फॉल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे गिरे, रोटेट होके गिरे, कैसे गिरे, किस डायरेक्शन में गिरे, कुछ भी नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, स्लम्प। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की जब भी बात करते हैं तो आंसर आता है आपका पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर कितने हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन वाला। असर्शन दे रखा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन डेथ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली बट बर्थ रेट्स रिमेन हाई। रीजन दे रखा है सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर। यानी कि जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, और लेकिन जो जन्म दर होता है, बर्थ रेट होता है, वो हमेशा हाई रहता है। कारण क्या दे रखा है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है, ठीक है। अभी क्या ये बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा, ये बताइए। मैंने आपको हमेशा क्या बताया था कि जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आएंगे तो आप एलिमिनेट कर दो। एक्सट्रीम वर्ड्स क्या है इसमें, इंस्टेंटली क्या है, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तुरंत हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। ये इसने क्या बोल दिया, 100% पॉसिबिलिटी दे दी, तो इंस्टेंटली वाली बात हमारी गलत हो गई। तो स्टेटमेंट अगर एक चीज़ गलत हुई है तो दूसरी चीज़ सही होती है, तो क्या होगा इसका आंसर, असर्शन सही होगा। और अगर लॉजिकली भी देखें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, जब डेथ रेट तो कम हो गया लेकिन बर्थ रेट उतना ही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी सही हो गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग जनरेटिव डिज़ाइन इन एरोस्पेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग। इसमें सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिज़ाइन को लागू करने की मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फैसिलिटेटिंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी पेलोड प्लेटफॉर्म्स इन शेयर्ड बस स्ट्रक्चर। साझा बस संरचनाओं में बहु पेलोड प्लेटफॉर्म्स के निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है, पहले मैं हिंदी और इंग्लिश बता देती हूँ फिर हम देखते हैं कि कैसे करना है। ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलियंस। न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन करना। थर्ड ऑप्शन है आपका, एनहेंसिंग लाइफ सपोर्ट रिडंडेंसीज टू मीट क्रू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन डीप स्पेस मिशंस। गहन अंतरिक्ष मिशनों में चालक दल की सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए जीवन सहायक अतिरेक को बढ़ाना। लास्ट ऑप्शन है आपका, डिजाइनिंग अडेप्टिव थ्रस्ट मैकेनिज्म्स टू डायनेमिकली कंट्रोल ऑर्बिटल करेक्शंस। कक्षीय सुधारों को गतिशील रूप से नियंत्रित करने के लिए अनुकूली प्रणलो तंत्रों को डिज़ाइन तैयार करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इसके लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब ज़रा हम देखते हैं अपने तरीके से। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग पे सवाल आएगा तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सबसे मेन रूल ये होता है कि वो लाइट वेट होता है और उसका रेजिलियंस ज़्यादा होता है, यानी कि वेट कम होता है और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आपको ये बात जो मैंने आपको मेन चीज़ बताई, ये किस ऑप्शन में मिल रही है, आपको मिल रहा है मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलियंस। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मास कम होता है और रेजिलियंस ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ, द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बायोलॉजी में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेल के अंदर होता है। लाइसोसोम्स कौन बनाते हैं, गोल्गी अपार्टस बनाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डाइजेशन का। ये बेकार चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसका काम क्या हुआ, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। जब सेल के पार्ट्स कोई ख़राब होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, सेल ख़राब हो जाती है तो पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है, राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, हमारे राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 270 आर करेक्ट? आर्टिकल 270 गवर्न्स द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इंक्लूडिंग प्रोसीड फ्रॉम जीएसटी। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल में पहली स्टेटमेंट में क्या बोला, आर्टिकल 270 जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में शेयरिंग ऑफ टैक्स करता है, सही बात, इंक्लूड करते हैं इसमें जीएसटी को भी, ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है अभी तक आपकी। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, आफ्टर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 270 इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टैक्सेस एंड जीएसटी। यानी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल किए गए, सही बात है ये भी। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, द जीएसटी कंपनसेशन सेस इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 270। यानी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी आर्टिकल 270 के तहत यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है, यानी कि शेयर किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब ये तो हमने कंसेप्ट के हिसाब से जज किया, अब हम अपने तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा सिंपल लॉजिक से समझो। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, ये दोनों ही जीएसटी की बात कर रहे हैं, दोनों आर्टिकल 270 की बात कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़े हैं या जीएसटी पढ़ा है या नॉर्मल भी सुना है कहीं पे भी, तो आपको इतना पता होगा कि जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट में आया था, 101 अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 101 में। 101 में हम जीएसटी की बात करते हैं। जब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों में सेम बात की गई है और सेकंड वाली हमें पता है सही है, तो फर्स्ट वाली भी सही होनी चाहिए, इसीलिए 1 और 2 तो होना ही चाहिए। आप बताओ किस ऑप्शन में बोला गया 1 और 2? तो एक ही ऑप्शन में बोला है 1 एंड 2 के लिए, 3 के लिए नहीं बोला, ठीक है। 3 अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन जब हमने देखा ऑप्शंस को तो 1 और 2 सही होनी चाहिए और इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर में है नहीं, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखना होता है, क्योंकि पेपर की डिमांड होती है आंसर्स को सही करना, जल्दी सही करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें, एक मेन चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जब भी आपको 2 वर्ड मिलेंगे सेस और सरचार्ज, CESS और SUR और चार्ज, ठीक है, सरचार्ज और सेस, जब ये दोनों वर्ड्स आते हैं ये मेनली सेंटर डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखता है। ये किसी भी आर्टिकल में ऐसे नहीं आते, ये सेंटर डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करता है, सेस और सरचार्ज, ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगी वो लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ अर्थ रेडियस वर reduced by 1% while its mass remained unchanged, what would be effect on the gravitational acceleration at its surface? यानी कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस सवाल में कीवर्ड्स उठाइए। कीवर्ड्स क्या है आपका? कीवर्ड है कि आपका जो रेडियस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा कीवर्ड क्या है कि जो मास है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है, रेडियस रिड्यूस हो जाएगा, मास अनचेंज रहेगा। अगर अर्थ छोटा होगा, रेडियस कम होने का मतलब है अर्थ छोटा हो गया आपका, तो सरफेस पर खड़े होकर आप अर्थ के सेंटर के ज़्यादा पास होंगे, और जब भी सेंटर के हम ज़्यादा पास जाते हैं तो ग्रेविटी वहाँ पे इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती, तो डिक्रीज़ वाले आप हटा देंगे, ठीक है, डिक्रीज़ वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ गलत हो गया। जनरली आप लोगों को लग सकता है कि रेडियस अगर 1% कम हुआ है तो मास को 1% एक्सेलरेशन को 1% बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ट्रैप है, क्वेश्चन का एग्जामिनर का एक ट्रैप है, फंसाने के लिए आपको दिया गया है। सिंपल भाषा में एक बात समझिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस पर डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस पर डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करेंगे 2 का 1% कितना होता है, 2 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी हेल्ड इन पुलिस कस्टडी इन टोटल इवन इफ रिमांडेड पीरियोडिकली बाय अ मजिस्ट्रेट। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड कर लिया जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो हमेशा सही होती है, क्योंकि एग्जामिनर इस बार आपको समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। एग्जामिनर चाहता है आप ज़्यादा याद रखो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग हो, इसलिए वो इस तरीके के सवाल बना रहा है आपको, ठीक है, ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल नहीं पूछता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 15 डेज फॉर इनिशियल रिमांड एक्सटेंडेबल, ठीक है। इसने क्या किया, आपको एम्फेसाइज करके बता दिया कि भाई मेरा आंसर ये है, तुम ढूंढ लो। What is the age range for farmers to enroll in the प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना PMKMY?
18 से 30, 18 से 40, 21 से 45, 25 से 50। देखो, जब भी हम स्कीम की बात करते हैं या फिर हम स्पेसिफिक किसान की भी बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें स्मॉलेस्ट एज नंबर चुनना चाहिए और लार्जेस्ट एज नंबर चुनना चाहिए। अगर इसमें हम ऑप्शंस में देखें तो 2 ऑप्शन लास्ट के 21 से शुरू हो रहे हैं जो कि एलिमिनेट हो गए। फिर अगर ऊपर वाला ऑप्शन देखोगे तो ये हमारा 30 पे खत्म हो रहा है, तो 30 पे खत्म हो रहा है लेकिन इसके बाद वाला 40 पे खत्म हो रहा है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ? 40 वाला। 18 से 40 इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन दे रखा है उड़ान स्कीम, UDAN, उड़ान स्कीम इम्प्रूव्स रीजनल एयर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट रीजन दे रखा है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल विएबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस। यानी कि शॉर्ट में बात करें इसका हिंदी मतलब क्या है? हिंदी मतलब देख लेते हैं। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है क्योंकि यह एयरलाइंस को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है, यानी कि फाइनेंशियल वेबिलिटी गैप फंड करती है। जब भी आपको असर्शन रीज़न के सवाल मिलते हैं हमेशा उसको बिकॉज लगा के, क्यों लगा के पढ़ना है, तो आपके ये आंसर्स क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ान जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म आपको अगर पता है तो समझिए, नहीं पता तो याद कर लीजिए। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। तो ये एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये पहले वाले सेशन से ही है। रीज़न देख लो, फाइनेंशियल वेबिलिटी गैप को फुलफिल कर रहा है, यानी कि लॉस को, गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है ये। उड़ान स्कीम है, फिर बाद में बोल रहे रीज़न में कि ये गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है गैप को फिल करने के लिए। तो दोनों क्या है? सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2025 बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, विच 2 cities retained their टॉप पोजिशंस। यानी कि हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये कहना चाहता है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2025 के अनुसार किन 2 शहरों ने अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है हमेशा की तरह? तो कौन सी हैं वो दोनों? वैसे तो इसका आंसर है लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब देखते हैं कैसे हैं। अगर शॉर्ट में आप इतनी बात समझे हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, टॉप पोजीशंस की, तो जब भी हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सबसे अच्छी इकोनॉमीज़ किन की मानी जाती है? वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल पावर हाउस कौन से हैं? USA और UK। USA की सिटी दे दी इसमें न्यूयॉर्क, और लंदन दे दिया UK की सिटी। तो ये इसके सही आंसर हो जाएगा। बाकी को अगर देखें तो इसमें टोक्यो और बीजिंग दे रखा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में। फास्ट ग्रोइंग तो हैं, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? वेस्टर्न इंडिसेस की बात कर रहा है, क्योंकि इसने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात की है। पेरिस और रोम की बात करेंगे तो रोम कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसका इतना। बर्लिन और मॉस्को की बात करें तो मॉस्को पे इकोनॉमिक सेंशन ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वो टॉप पे आना मुश्किल है उसका। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो कीवर्ड मैंने उठा के ये आपको समझाया है, ये आपको क्या बात कर रहा है? वेस्टर्न ग्लोबल इकोनॉमिक की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि इको कह रही हूँ, यूके बेस्ड इकोनॉमीज़ की, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लंदन एंड न्यूयॉर्क, यूके और USA की सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। लाइट इंडस्ट्रीज यानी कि हल्के उद्योगों के बारे में कौन सा सही है आपका? दे प्रोसेस हैवी ओर्स, हैवी दे दिया, गलत हो गया। नेक्स्ट में दे दिया दे प्रोड्यूस लार्ज स्केल, लार्ज दे दिया, गलत हो गया। नेक्स्ट में दे दिया दे रिक्वायर बल्की एंड हैवी, बल्की एंड हैवी दे दिया, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है यूज लाइट मटेरियल्स, तो इसका आंसर क्या है? सही है ऑप्शन 4, यानी कि कीवर्ड उठाया हमने। आप ये बात मान के चलिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसका मेन देखते कैसे हैं सवालों को, स्ट्रैटेजी है, 3 स्टेप रूल है, 3 स्टेप फॉर्मूला भी कह सकते हो आप उसको, जो हर जगह आपका अप्लाई होगा, ज़रूर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। शेड्यूल 7, पहले तो मैंने आपको सारे शेड्यूल्स याद करवा रखे हैं, नहीं याद है आपको तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में शेड्यूल लिख के डालेंगे, ठीक है। तो हम आपको शेड्यूल याद करवा देंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, एक छोटा सा शॉर्ट बना के, उसी में आपको याद हो जाएंगे सारी शेड्यूल्स। बाकी शेड्यूल एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात करता है ये, ठीक है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं पार्टी, वो सेंटर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ कोस्टल सिटी इम्प्लीमेंट्स अ प्लान टू बिल्ड सी वॉल्स एंड एलिवेट बिल्डिंग्स इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग सी लेवल्स। दिस एक्शन प्राइमरीली फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स। ये क्या कहना चाह रहा है? एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया को किस श्रेणी में आती है?
इसने क्या कीवर्ड दिया है आपको, क्लाइमेट दिया है, क्लाइमेट चेंज। अब ज़रा आप बताओ मेरे को कि दो ऑप्शंस में आपको क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आपके। अब इसमें जो सबसे समझने वाली चीज़ क्या है, मिटिगेशन और अडेप्टेशन। मिटिगेशन और अडेप्टेशन, इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है रोकना, कम करना, लेकिन अडेप्टेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ हो चुकी है, अब उसे अडेप्ट करना पड़ेगा आपको, आप उसको सही करने के लिए कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो। आप एक बात बताओ, जब भी सी लेवल बढ़ेगा तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं दीवार बना के, हम उसको क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, हम उसको उसमें ढलने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हम उसको ख़त्म नहीं कर रहे, रोक नहीं पाएंगे। दीवार बनाने से सी लेवल का बढ़ना नहीं रुकेगा, लेकिन क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम उसको, वॉल बनाने से हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी लेवल अडेप्टेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी एंश्योर्स अ सैटेलाइट मेंटेन्स इट्स ऑर्बिट विदाउट कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्जन। यानी कि ये बात कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा ये सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखे, मास, ग्रेविटेशनल पुल, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर एटमॉस्फेरिक ड्रैग। देखिए पहले हम इसको एक शॉर्ट तरीके से करते हैं कि इसमें कीवर्ड क्या दे रखा है, कीवर्ड दे रखा है ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट का आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से और कीवर्ड्स को उठा के। कीवर्ड्स में क्या दे रखे हैं, एक तो आपने ऑर्बिट देख लिया, मेंटेन ऑर्बिट्स, ठीक है, मेंटेन इट्स ऑर्बिट, और देख लिया कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्जन, विदाउट कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्जन। इस वर्ड का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि भाई इंजन और फ्यूल बंद होने के बाद भी वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो घूमता रहे ऑर्बिट में। मेंटेन ऑर्बिट का मतलब है कि वो रुके ना, घूमता रहे ऑलवेज। अब इसके ऑप्शंस देखो, मास, सिर्फ मास होने से चीज़ घूमने लगती है, अगर वो चीज़ हैवी है, उसमें मास है तो वो घूमने लगेगी, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई। दूसरी चीज़ ग्रेविटेशनल पुल, हमें लग सकता है कि खींच पकड़ के रखता है वो उस चीज़ को, इसलिए वो घूमती रहेगी, तो ऐसा भी गलत है। अगर ग्रेविटी होगी तो वो ज़मीन पे आके गिर जाएगी सीधी सैटेलाइट, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसमें दे रखा है लास्ट ऑप्शन एटमॉस्फेरिक ड्रैग। ड्रैग का मतलब समझो, ड्रैग का मतलब होता है कि फ्रिक्शन को रोकना, फ्रिक्शन का रुकना। अगर हम ऑर्बिट को मेंटेन करने की बात करें तो हम रुकने की बात कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही इसका राइट आंसर है। इस वीडियो के 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। जो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली थी वो थी कि जब भी आप जीएस के एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस को या अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखना है। स्टेप 1 यानी कि डायरेक्ट आंसर, जो चीज़ आपने पढ़ी है वो डायरेक्ट आपसे पूछेगी, आप लगा देंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। यानी कि सवाल में सबसे पहली चीज़ क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के भी समझ नहीं आता तो एक बार हिंदी में पढ़ना। अगर वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा है, उसके ऑप्शंस पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा इसमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। ये तो दूसरी स्टेप्स हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर हिंदी में पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन देखने हैं। ये हो गया क्वेश्चन तक। अब करना कैसे उसको, स्टेप 1 में आप करेंगे डायरेक्टली, डायरेक्ट पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट लगा दोगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, उसके कीवर्ड उठाओगे, कीवर्ड को सेंस लगा के आप सेट करने की कोशिश करोगे कि कहना क्या चाहता है, इसमें छुपी हिडन चीज़ क्या है, ठीक है, वो ढूंढोगे। स्टेप 3 में आता है आपको ऑप्शन देखना पड़ता है, ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। ऑप्शन उठाने का मतलब है कि अगर नंबर्स होते हैं तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर हमेशा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन बी या सी में से हमेशा आपको चूज़ करना पड़ता है, ये क्या है, स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ट्रिक है ये। तो ये आपको सबसे लास्ट में करना होता है। जब भी आप क्वेश्चन में जंप करने की कोशिश करोगे, स्टेप्स चेंज करने की कोशिश करोगे, तो हमेशा आप गलत कर दोगे। जब भी आप डायरेक्ट आंसर लगाने की बजाय क्वेश्चन बिना पढ़े सीधा कीवर्ड उठा के ऑप्शन करोगे, गलत हो जाएगा। जब भी आप सीधा उसमें तुक्का लगाओगे, स्ट्रैटेजी लगाओगे, ट्रिक लगाओगे, गलत हो जाएगा। तो हमेशा स्टेप फॉर्मूले करने हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा सेंस कीवर्ड, और तीसरा आपको ऑप्शंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।